सुरभि की शादी तनुज नाम के लड़के के साथ हुई थी। शादी के बाद सुरभि खुशी खुशी अपने ससुराल में आ जाती है। अभी उसकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी और सुरभि को देख मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सच में सुरभि बहू दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ लक्ष्मी का रूप है। कुंती बहन के तो भाग्य खुल गए सुरभि जैसी बहू पाकर। ये इतनी सुंदर है और ऊपर से सर्वगुण संपन्न भी है। सच में ऐसी बहू भाग्य से ही मिलती है। सभी लोग कुंती की बहू सुरभि की तारीफ कर रहे होते हैं और वहीं सुरभि घूंघट में बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है। और समय बचाने के लिए उसी दिन कुंती उसकी पहली रसोई की रस्म भी करा देती है। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार सभी सुरभि के हाथों का खाना खाते हैं। तभी तनुज कहता है, सुरभि, तुमने ये खाना बहुत ही लजीज बनाया है। मन तो कर रहा है कि मैं प्लेट पूरी तरह से खा जाऊं। ओए होए, ये पूरियां देखो कितनी करारी और मजेदार हैं। जी चाह रहा है किसी और को खाने ही ना दूं। सच में सुरभि बहू, तुम बहुत संस्कारी हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव में आने वाली शहर की बहू इतनी संस्कारी हो सकती है। मेरा दिल तो डर रहा था, ना जाने कैसी बहू हमारे घर आ जाएगी, लेकिन तुम्हें पाकर तो हम धन्य हो गए। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया तनुज जी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कभी कोई शिकायत का मौका ना दूं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अब सुरभि मन ही मन घबरा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे और सब लोगों ने खाना खा लिया था। सुरभि अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, हे राम जी, आज अजीब सा डर लग रहा है। दिल भी बिना वजह बहुत तेज धड़क रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों। लेकिन ये क्या, मेरा कमरा तो ठीक से तैयार भी नहीं है। शायद शादी की भागदौड़ में सब लोग ध्यान नहीं दे पाए होंगे। खैर, अब सोचकर भी क्या फायदा। सुरभि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी कमरे में उसकी ननद अनामिका आती है, जिसके हाथ में कुछ बिस्तर थे, और वो सुरभि से कहती है, क्या सोच रहे हो? ऊपर सब लोगों के बिस्तर लगा चुके हैं, चलो ऊपर सोने चलते हैं। सुरभि ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी ननंद उसको ऊपर चलकर सोने के लिए क्यों कह रही है। जिसके बाद सुरभि पूछती है, दीदी आप ये क्या कह रही है? बाहर इतनी ज्यादा ठंड है और आप मुझे कह रही है कि ऊपर चलकर सोना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कोई रिवाज है क्या? नहीं नहीं भाभी, कोई रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे घर की आदत है। दरअसल हमारे पूरे मोहल्ले की आदत है। लेकिन क्यों? दरअसल बात ये है कि रोज यहाँ पर रात को 8 बजे लाइट चली जाती है, इसीलिए सब लोग ऊपर जाकर एक साथ सोते हैं। अनामिका की बात सुनकर सुरभि को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो अपनी ननद अनामिका से कहती है, रोज रात को 8 बजे लाइट चली भी जाती है तो इसमें बुराई क्या है? अरे गर्मी थोड़ी ना है कि हमें गर्मी लगेगी। सर्दियाँ है, ठंड हो रही है। ठंड में तो हम अपने घर में भी सो सकते हैं। फिर इस तरह रात में, मतलब ठंड में ऊपर सोने का क्या मतलब बनता है? भाभी, इस गांव में रोज रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक लाइट नहीं आती, तो लोगों को गर्मियों में छतों पर सोने की आदत थी, और जब सर्दियां आई तो उन लोगों को अपने कमरों में नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें खुले आसमान में सोने की आदत हो चुकी थी। इसीलिए अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, सभी लोग छत पर ही सोते हैं। वो तो मजबूरी रहती है सावन के मौसम में, क्योंकि तब बारिश हो रही होती है और बारिश में ऊपर कोई नहीं सो सकता। लेकिन ठंड और गर्मी में इंसान छत पर सो सकता है। इसीलिए गर्मी छोड़ो, हम सर्दियों में भी छतों पर ही सोते हैं। सुरभि को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अभी उसे ससुराल में आए हुए एक ही दिन हुआ था और उसके सामने इतनी सारी चीजें आ जाती है, पर वो किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं चाहती थी। इसलिए वो भी सब लोगों के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है, जहां वो देखती है कि सब लोगों के बिस्तर छत पर लगे हुए थे। कुंती का, अनामिका का, सुरभि का और तनुज का, और इसी के साथ मोहल्ले के बाकी लोग भी अपने छतों पर सोए हुए थे। किसी ने लालटेन जलाई हुई थी तो किसी ने पूरा अंधेरा किया हुआ था। सुरभि ये सब कुछ देखकर अपने मन में सोचती है, बाप रे बाप, यहाँ पर तो ठंड में छत पर सोने वाला पूरा का पूरा मोहल्ला है। लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती।
हे भगवान, यहाँ पर तो मुझे ठंड की वजह से नींद ही नहीं आएगी, चाहे मैं कितनी भी कंबल रजाई ओढ़ लूं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। सुरभि ये बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसे सब लोगों के साथ छत पर सोना पड़ता है, लेकिन ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से उसे नींद नहीं आती और रजाई के अंदर भी वो कांप रही होती है। और उसे इस तरह कांपते हुए देखकर तनुज धीरे से उसे कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं सुरभि कि तुम्हें ठंड में छत पर सोने वाले इस मोहल्ले की आदत नहीं है ना ही इस मोहल्ले में रहने की। पर कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। अगर तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही हो तो तुम नीचे जाकर सो जाओ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं जी, सब लोग ऊपर सो रहे हैं। अगर मैं नीचे जाकर सोऊंगी तो सब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि मैं कुछ ज्यादा ही शहर की महारानी हूँ। तभी मेरा अकेले नीचे सोने का मन नहीं कर रहा है। तुम सच में बहुत अच्छी हो जो कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोच रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सब लोगों के बारे में सोचा। ऐसे ही सुरभि अब ठंड में छत पर सो जाती है और सुबह सुबह ही 7 बजे सब लोगों की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि सब लोगों को जल्दी उठने की आदत थी। ऐसे ही अगले दिन सुरभि को जुकाम और बुखार हो जाता है क्योंकि उसे ठंड में छत पर सोने की आदत नहीं थी। अब जब वो रसोई में खाना बना रही होती है तभी उसकी सास कुंती उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या बात है, लगता है कि शहर की बहुएं कुछ ज्यादा ही नाजुक होती है। पहले दिन ही तुझे सर्दी जुकाम हो गया है बहू, तो आज एक रजाई फालतू लेकर छत पर सोना ताकि तुझे ठंड न लगे। इतना बोलकर कुंती वहां से चली जाती है, लेकिन अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुरभि का माथा सनक जाता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, इन लोगों को सच में लगता है कि बच्चे अपने आप आ जाते हैं। थोड़े समय बाद सब यही कहने लगेंगे कि अब बच्चा चाहिए। क्या सबको बस नतीजे चाहिए, हालत नहीं देखते? रिश्तों को पनपने के लिए साथ, सुकून और निजता चाहिए होती है। अरे हालात भी तो देखो, जब जिंदगी ही ठीक से सेट नहीं है, जब मजबूरी में ठंड में छत पर गुजारा करना पड़ता है, तो ऐसे में ये उम्मीदें कैसे पूरी होंगी? इस तरह से वो बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात के समय जब उसे ठंड लग रही होती है तो तनुज उससे धीरे से कहता है, सुरभि, तुम्हें कसम है, तुम्हें ठंड लग रही है और इस तरह से तुम बीमार हो जाओगी। तुम्हें अभी ठंड में छत पर सोने वाले मोहल्ले के साथ रहने की आदत नहीं है। तुम नीचे जाकर सो जाओ, माँ और बहन को मैं संभाल लूंगा। सुरभि को सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए वो तनुज से किसी भी तरह की बहस नहीं करती और नीचे जाकर सो जाती है। और अब 3-4 दिन वो ऐसे ही आधी रात को नीचे उठकर आ जाया करती और सो जाया करती और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन जब वो नीचे सो रही होती है तभी उसे अचानक ही किसी के कदमों की आहट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि 2 चोर थे जो कि आपस में बात कर रहे थे। अच्छा हुआ यार, हम भोलापुर गांव से मीरपुर गांव में चोरी करने के लिए आ गए। यहाँ पर तो सब लोगों को छत पर सोने की आदत है। पूरा मोहल्ला ठंड के समय भी छत पर सोता है। कितना बेवकूफ है ये मोहल्ला। अब हम जिस मर्जी चाहे उस घर में हाथ साफ कर सकते हैं। पर हम इसी घर में पहले क्यों आए हैं? हम तो किसी भी घर में जा सकते थे ना। सुना है इस घर में अभी अभी उनके बेटे की शादी हुई है। बेटा भी इकलौता है। अब जब शादी हुई तो दुल्हन के गहने तो होंगे ही ना घर में, और पैसा भी होगा। तो पहले बड़ा हाथ मारते हैं, छोटे हाथ तो जमाने से मारते रहेंगे। दोनों चोर चोरी करने के इरादे से पूरे घर में घुस रहे थे। वही सुरभि को सर्दी जुकाम की वजह से नींद नहीं आ रही थी और वो चोरों की आहट को पहचान लेती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने दरवाजे के पीछे छुपा हुआ एक मोटा डंडा निकालती है और जैसे ही उसके कमरे में चोर घुसते हैं वो जोर से उन्हें डंडे से पीटने लगती है और चोर चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ठंड में हम पर कौन हमला कर रहा है? इस अंधेरे में तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। चोरों की आवाज सुनने के बाद अब सब लोग छत से उतरकर नीचे आ जाते हैं और जैसे ही वो सुरभि को 2 गुंडों को डंडे से मारते हुए देखती है तो कुंती कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अगर सुरभि बहू तुम नीचे नहीं सोती तो ये चोर तो हमारा पूरा घर लूट कर ले जाते। तेरे गहने और अनामिका के गहने, मेरे गहने, सब कुछ रखा हुआ था। अच्छा हुआ जो तूने सही समय पर जाकर इन चोरों को पकड़ लिया। पर भाभी, आप तो हमारे साथ ऊपर सोई थी ना, फिर आप नीचे कैसे आई?
दरअसल बात ये है कि मैं तो छत पर सो ही नहीं रही थी। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए तनुज जी मुझे नीचे सोने के लिए भेज दिया करते थे। और अच्छा हुआ कि मैं नीचे सो रही थी। अगर मैं नीचे ना सोती तो मुझे इन चोरों के बारे में पता ही नहीं चलता। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जब आप लोगों ने इतनी मेहनत से अपने घर बनाए हैं तो आप लोग छतों पर क्यों सो रहे हैं? आप लोगों को अपने अपने घरों में सोना चाहिए और ठंड के मौसम में बाहर सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या करे बहू, हमारे गांव में बिजली नहीं है, इसीलिए हमें गर्मियों में छत पर सोने की आदत है और इसीलिए हम ठंड में भी छत पर ही सोते हैं। अगर आप लोगों के गांव में बिजली नहीं है तो आप लोगों को इसकी शिकायत सरकार से करनी चाहिए, ना कि इस मजबूरी के साथ ऐसे एडजस्ट करते हुए अपना जीवन बिता देना चाहिए। जो हादसा आज हमारे घर में होते होते रह गया वो कल को किसी और के घर में भी हो सकता है। मजबूरी से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। उस मजबूरी के साथ में एडजस्ट करते हुए अपनी जिंदगी बिता देना जीवन नहीं होता। सुरभि की बात सभी लोगों को ठीक लगती है और मोहल्ले वाले ये डिसाइड करते हैं कि बस अब वो कभी कभी ही छत पर सोया करेंगे, ताकि किसी को भी भनक ना हो कि कौन सा परिवार कब छत पर सो रहा है और कब नहीं। और वो लोग भी अपने कमरों में सोने की आदत डाल लेते हैं। शुरू शुरू में तो उन्हें नींद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ठंड में छत पर सोने से ज्यादा सुकून अपने अपने घरों में है। शाम को प्रिया के पापा विजय सिंह अपने घर 2 आदमियों को लेकर आते हैं और अपनी बेटी प्रिया को आवाज लगाकर कहते हैं, बेटा प्रिया, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ। हाँ जी पापा। बेटा इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं और इनको तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद आया कि ये स्पेशली तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ आए हैं। तो बेटा जल्दी से जा और अंकल के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना कर ले आ। ठीक है पापा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, तब तक आप लोग बैठिए। प्रिया रसोई में जाकर खाना बनाती है और घर आए मेहमानों को खाना बनाकर खिलाती है, जिसके बाद वो दोनों आदमी प्रिया की खूब तारीफ करते हैं और उसे उपहार देकर वो वहां से जाने लगते हैं। अच्छा बेटा प्रिया, मैं जरा अंकल को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है पापा। जैसे ही प्रिया के पापा अपने दोस्तों को छोड़ने घर से बाहर जाते हैं, इसी बीच प्रिया की सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन निधि आती हैं। ओ काली छाया, भूल गई क्या? शाम को तुझे हमारे खेत से सब्जी तोड़कर लानी थी ना? सॉरी मम्मी, वो पापा के दोस्त घर पर मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने आए थे, तो मैं उसी में लगी हुई थी। अच्छा, तो अब तू ये बताना चाहती है कि लोगों को तेरे हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो खुद चलकर तेरे पास तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने आते हैं? अरे जरा अपनी शक्ल तो देख आईने में। तेरी शक्ल देखकर कोई भी तेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं करेगा। हाँ मम्मी, इस काली छाया की शक्ल देखकर मुझे इतनी हंसी आती है ना कि पूछो मत। लेकिन फिर भी इसको अपने बनाए हुए खाने पर इतना ज्यादा घमंड है, इतना ज्यादा घमंड है कि ये अपने रंग रूप को ही भूल जाती है। सुमन और निधि दोनों ही प्रिया का खूब मजाक बनाती हैं, लेकिन प्रिया बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रहती है। इसी तरह से एक दिन निधि को देखने लड़के वाले आते हैं, तो प्रिया सुबह से ही रसोई में लड़के वालों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लगी थी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी घर आ जाते हैं और निधि प्रिया का बनाया हुआ चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के सामने जाती है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, वाह, क्या खुशबू आ रही है नाश्ते से। बेटा ये नाश्ता तुमने बनाया है क्या? जी नहीं भाई साहब, ये नाश्ता मेरी बेटी प्रिया ने बनाया है। प्रिया को खाना बनाने का बहुत शौक है और वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय नाश्ता करने के बाद लड़के वाले प्रिया की खूब तारीफ करने लगते हैं और वो प्रिया से मिलने के लिए कहते हैं। और जैसे ही प्रिया उन लोगों के सामने आती है तो निधि और सुमन मन ही मन प्रिया का मजाक बनाती हैं। इन बेवकूफों को मेरी गोरी चिट्टी सुंदर बेटी दिखाई नहीं दे रही है क्या, जो ये लोग बार बार उस काली कलूटी से मिलने की बात कर रहे हैं?
बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं ना ये लोग उस काली छाया से मिलने के लिए। कोई नहीं, अब ये खुद ही कोस रहे होंगे कि उन्हें पता नहीं था कि इस काली छाया को उन्होंने क्यों अपने सामने बुला लिया। लेकिन लड़के वालों को प्रिया की सादगी और उसके गुण बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए वो लोग निधि को छोड़कर प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सुनकर सुमन को गुस्सा आता है और वो लड़के वालों के ऊपर ही गुस्सा होते हुए कहती है, अरे ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? अरे देखने आए हो मेरी बेटी को और पसंद कर रहे हो इस काली कलूटी को? अरे आप लोग इसे पसंद करके क्या साबित करना चाहते हो कि मेरी बेटी के अंदर कोई कमी है? शायद आपको पता नहीं कि मेरी बेटी जितना सुंदर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। देखिए बहन जी, हमने आपके सामने प्रिया से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा है। बाकी करना या ना करना तो आपकी इच्छा है। और हाँ, रही बात आपकी बेटी की सुंदरता की, तो हमें अपने घर में एक संस्कारी और गुणी बहू चाहिए, ना कि कोई विश्व सुंदरी। सुमन और लड़के वालों के बीच बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिससे ना तो निधि का रिश्ता पक्का होता है और ना ही प्रिया का। लेकिन ये बात सुमन के मन में घर कर जाती है। उसके मन में प्रिया को लेकर जो नफरत थी, अब वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस काली कलूटी की वजह से आज मेरी बेटी निधि का रिश्ता टूटा है। अरे एक तो ये मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, और आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मेरे मन में इसके लिए जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं इसे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम क्या बोल रही हो सुमन? देखो, निधि और प्रिया दोनों हमारी ही बच्ची हैं। फिर तुम निधि से जितना लगाव रखती हो, उतना लगाव तुम प्रिया से क्यों नहीं रखती हो? देखिए, मैं सिर्फ आपके कारण ही चुप रहती हूँ, और आपकी वजह से ही आपकी पहली बीवी की बेटी को मैं माँ के जैसा प्यार देती रही। पर मुझे नहीं पता था कि आज इसकी वजह से मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती होगी। अरे सुमन, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देखो, हर इंसान के पास दिमाग होता है, तो उसे जो सही लगता है वही करता है। अगर लड़के वालों को निधि की जगह प्रिया पसंद आ गई, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे आपके लिए ये छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। थोड़ा दिमाग से काम लो और बात को समझो। उन्हें अपने घर के लिए जैसी बहू चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी उनको प्रिया के अंदर नजर आई। इसीलिए उन्होंने हम सबके सामने प्रिया की शादी का प्रस्ताव रखा। खैर, ये सब छोड़ो, आगे और भी रिश्ते आएंगे, और हो सकता है भगवान ने निधि के लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो। और हाँ, कल सुबह मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है किसी जरूरी काम से, तो मैं कुछ महीनों बाद ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर प्रिया के पिता अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह अपना सामान पैक करके शहर से बाहर चले जाते हैं। और अपने पापा के जाने के बाद प्रिया घर में बहुत अकेली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद प्रिया रसोई में आती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी सुमन और निधि रसोई में आते हैं। देख, अब तुझे इस घर में बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तेरे पापा तो अब शहर से बाहर जा चुके हैं। इसलिए अब से तू इस घर की रसोई में खाना नहीं बनाएगी और ना ही तुझे यहाँ खाना मिलेगा। तू सिर्फ इस घर में सो सकती है, समझी? हाँ, लेकिन क्यों मम्मी? आखिर आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही हैं? अरे बस बस, अपनी इस काली जुबान से मुझे मम्मी मत बोल, क्योंकि मैं तेरी असली मां नहीं हूं। और हाँ, तेरी वजह से तेरा बाप मेरी बेटी निधि के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ तू ही नजर आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मम्मी तुमने। अब से हमारी इस रसोई में ये खाना नहीं बनाएगी। और रही बात हमारी, तो हम खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम हमारी इस रसोई में खाना नहीं बनाओगी। दोनों माँ बेटी प्रिया को रसोई में खाना बनाने नहीं देती, इसीलिए प्रिया रसोई से जरूरी सामान लेकर खेत में जाती है और चूल्हा बनाने की तैयारी करती है। सबसे पहले प्रिया 2 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाकर तैयार करती है। फिर जैसे ही प्रिया अपने लिए खाना बनाने लगती है, तभी खाने की खुशबू से पूरा खेत और आसपास का माहौल महक उठता है। तभी कुछ लोग प्रिया के पास आते हैं और कहते हैं,
क्या बात है प्रिया बेटा, तुम खेत में खाना क्यों बना रही हो? हाँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मुझे चूल्हे पर बना हुआ खाना खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ खेत में खाना बना रही हूँ। बेटा वैसे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या तुम हमें भी अपना खाना खाने के लिए दे सकती हो? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। इसी तरह से अब जब भी प्रिया खेत में अपनी बनाई हुई रसोई में खाना बनाती तो आसपास से कोई न कोई प्रिया के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए जरूर आता था, क्योंकि लोगों को प्रिया के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। और इसी तरह से एक दिन प्रिया और उसके घर वालों को खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता विजय सिंह की डेथ हो गई है, जिससे पूरा परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते कि आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। आपने तो कहा था कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे, पर ये सब क्या है पापा? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ चले गए आप, मुझे और निधि को अकेला छोड़कर? अरे आपको क्या पता कि आपके बिना मैं और निधि कैसे रहेंगे। पिता का अंतिम संस्कार करने के कुछ दिनों बाद ही प्रिया खेत की रसोई संभालकर सोने के लिए घर में आती है, तो सुमन और निधि उसे घर से धक्के मारकर भगाते हुए कहती हैं, सुन लड़की, दोबारा इस घर की दहलीज पर अपना कदम मत रखना। अरे तेरी जैसी मनहूस लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और जीते जी अपने बाप को। इसीलिए मुझे तेरी ये घटिया शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी इस घटिया शक्ल को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा और दोबारा यहाँ वापस कभी मत आना। पिता के जाने के बाद प्रिया पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसने अब खेत को ही अपना नया आशियाना बना लिया। प्रिया खेत में टेंट लगाकर रहने लगती है और अपनी बनाई हुई खेत की रसोई में खाना बनाकर खाना बेचने का काम शुरू करती है। धीरे धीरे लोगों को प्रिया के हाथ का खाना और उसका काम बहुत पसंद आने लगता है। तो दूसरी तरफ अचानक सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सुमन की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर निधि भागी भागी खेत में आती है और प्रिया से कहती है, प्रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्रिया। निधि की बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है और फिर प्रिया और निधि दोनों मिलकर सुमन को एक अस्पताल में ले जाती हैं, जहां डॉक्टर सुमन को एडमिट कर लेते हैं। कुछ दिनों तक सुमन का इलाज अस्पताल में ही चलता है, जिसके बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। घर आने के बाद प्रिया पूरी लगन से अपनी माँ की सेवा करती है और फिर धीरे धीरे सुमन की तबीयत में सुधार आ जाता है। और फिर एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी, धीरे धीरे आपकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब मेरे जाने का वक्त भी आ चुका है। तू कहाँ जा रही है प्रिया? खेत में जा रही हूँ मम्मी। मैंने खेत में ही अपने रहने लायक टेंट लगाया है और मैं उसी टेंट में रहती हूँ। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर प्रिया जाने लगती है। तभी सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए प्रिया से माफी मांगती है। प्रिया बेटा, रुक जा, अपनी माँ को माफ कर दे। देख, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज मुझे पता चला है कि तू सच में कितनी अच्छी है। इंसान अपने रंग रूप से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से जाना जाता है और आज तूने साबित कर दिया बेटा कि मैं और निधि बहुत गलत थे। बेटा, हमें माफ कर दे और अब तू हमारे साथ इस घर में ही रहेगी। नहीं मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और जब आपने मुझे घर से बेघर किया तब अपना पेट पालने के लिए मैंने अपने खेत में अपनी छोटी सी रसोई बनाई
और उस रसोई में जो खाना मैं बनाती थी वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता था कि लोग मेरे खाने को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस काम को और आगे लेकर चलूं। प्रिया की बातें सुनकर निधि और सुमन दोनों ही प्रिया की खेत की रसोई में हाथ बटाने के लिए कहती हैं। ये देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से प्रिया की रसोई में उसकी माँ और बहन दोनों उसकी बराबरी से मदद करती हैं।